हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर प्री हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ये प्री हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक, फिर चारकोलिथिक, ये 4 एजेस हमने कंप्लीट कर ली थी। अब इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें कंप्लीट करेंगे पूरा, तो एंड तक बने रहना। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करूं तो 2600 से 1900 BCE तक मानी जाती है। 2600 से 1900 BCE तक। तो ये कह सकते हैं प्री हिस्ट्री टू फर्स्ट अर्बनाइजेशन, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो कहने की बात यह है कि प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाओं से निकलकर मानव ने अब पहली बार नगरों का निर्माण शुरू कर दिया। देखिए, जैसे हमने प्री हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो मानव था, जो ह्यूमन थे, वो केव्स में रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या है, उन्होंने खेती करना शुरू की, फिर डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, है ना। डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, फिर पशुपालन वगैरह इससे शुरू कर दिया, फिर सेटल्ड लाइफ धीरे धीरे आने लगी। अब क्या है, वो ग्रामीण जीवन था। मैंने पिछली भी चारकोलिथिक में आपको बताया था डिफरेंस कि चारकोलिथिक पीरियड और हड़प्पा सिविलाइजेशन में, तो वो था आपका ग्रामीण, है ना, वो था ग्रामीण, और ये है नगर। तो ये नगरीय, जो हड़प्पा है नगरीय। तो अब नगर की तरफ आएंगे, पहले ग्रामीण में चल रहे थे, अब नगर की तरफ आएंगे। तो हड़प्पा में हम नगर के बारे में ही पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि जो चारकोलिथिक एज थी, चारकोलिथिक एज को हम कॉपर एज भी बोल देते थे ना, कॉपर एज बोलते थे। और साथ में क्योंकि कॉपर इसमें ज्यादा यूज होता था, तो इसलिए हमें कॉपर एज बोल देते थे। साथ में कि कहीं कहीं ब्रॉन्ज भी यूज होता था, है ना, ब्रॉन्ज भी यूज होता था। अब क्या है, ब्रॉन्ज तो वहां तक होता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब इस वाले काल में, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसमें ब्रॉन्ज का ही यूज ज्यादा होगा, ब्रॉन्ज का यूज ज्यादा होगा, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज युगीन, यानी कि ब्रॉन्ज एज सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो यहां तक समझ में आ गई। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसको हम विशेषकर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? अर्ली, जिसे कह देते अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना, प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन, या फिर अर्ली हड़प्पा, हड़प्पन फेज, जो कि 3200 से 2600 BC तक कहलाता है, जो शुरुआती है। इसमें क्या है, इसमें रीजनलाइजेशन एरा माना जाता है, यानी कि क्षेत्रीकरण। जैसे मान लीजिए पहले क्या थे, घर गांव में थे, गांव में अब क्या हुआ कि इकट्ठे होने लगे, जो है घर इकट्ठे होने लगे, तो एक क्या रीजन बनने लगा, इसमें रीजन बनने लगेगा। फिर किले की चकबंदी शुरू हो जाएगी, किलेबंदी जो है वो शुरू हो जाएगी। किलेबंदी का मतलब ये है कि फोर्टिफिकेशन शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने घर तो बन गए, यहां पर जैसे किला होता था ना राजाओं का, चारों तरफ बाउंड्री होती थी, तो अब क्या है, इसमें किलेबंदी शुरू भी हो जाएगी, जिससे कि ये पता लग जाएगी कि ये क्षेत्र हमारा है, इस क्षेत्र, ये शहर हमारा है, तो इसमें किलेबंदी की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ जो है हाई लेवल स्पेशलाइज्ड जो है क्राफ्ट शुरू हो जाएंगे। स्टोन का वर्क जो है वो चालू हो जाएगा सही से, बीड मेकिंग शुरू हो जाएगी, मेटल क्राफ्टिंग जो है वो भी इस कार्य में शुरू हो जाएगी, वो काल में शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गई। लेकिन इसमें क्या है, इस लार्ज सिटीज के बारे में नहीं होगा, लार्ज सिटीज नहीं होगी क्योंकि अर्ली फेज है। अब लार्ज सिटीज का मैच्योर में होगी। मैच्योर मतलब बिल्कुल परिपक्व, बिल्कुल टॉप पे, जब कोई भी स्थिति पीक पे होगी तो मैच्योर होती है ना, जैसे कहते हैं ना, ये मैच्योर हो गया। जैसे बच्चा छोटा होता है, उसके बाद क्या है, आरंभिक यानी कि अर्ली एजेस में होता है, जो 18 साल तक। फिर उसके बाद बड़ा होता है तो 25 से 30 साल तक वो मैच्योर हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, 25 से 30 से 35 साल तक वो मैच्योर माना जाता है। फिर उसके बाद क्या है, धीरे धीरे तो उसको जैसे 50 प्लस 60 के आसपास जब आता है तो क्या भाई लेट उत्तर, यानी कि लेट फेस में आ जाता है ना, मैच्योर के बाद लेट फेस में आ जाता है। तो वही चीज है यहां पर भी। अब यहां पर फिर दूसरा आता है पार्ट जो है मैच्योर, परिपक्व चरण। 2600 से 1900 तक जो है ये काल माना जाता है।
और इसमें पूर्ण शहरीकरण माना जाता है कि पूरी तरह से जो है अर्बनाइजेशन हो गया था, यहाँ पर सिटीज जो है बन गई थी। फिर इसी को हड़प्पा संस्कृति या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया। इसी के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। देन उसके बाद आता है लेट, नगरों का पतन होना शुरू हुआ, ग्रामीण जीवन की फिर से वापसी हो जाएगी धीरे धीरे, है ना, शहर से ग्रामीण हो जाएंगे, तभी तो हम वैदिक काल में आएंगे, तो वैदिक काल में धीरे धीरे फिर से दोबारा से वहीं पर आने शुरू हो जाएंगे। कहते नहीं है कि एक रे होती है अप डाउन तो है ना, आपने देखा होगा, प्लस माइनस, जैसे एसी का करंट जो होता है प्लस माइनस, कभी ऊपर प्लस होगा फिर नीचे होगा, ऐसी हमारी इकोनॉमी होती है, कभी ऊपर नीचे। तो वही यहाँ पर कोई चीज अगर ऊपर आएगी तो नीचे भी आएगी, फिर ऊपर आएगी। अगर आपका फेस भी ऐसा चल रहा है कि आपके डाउनफॉल चल रहा है, तो हो सकता आने वाले टाइम में आपका अप ही आएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। इसी से हमने सीखना चाहिए कि कोई भी परमानेंट नहीं है, सबका अगर उदय हुआ है तो का पतन भी होगा, है ना। तो आपका अगर पतन चल रहा है, आप डाउनफॉल चल रहा है, तो आपका भी कहीं ना कहीं पीक आएगा। तो उसका वेट करिए और मेहनत करते रहिए। ऐसे यहां पर फिर लेट में क्या है, पतन होना शुरू हो जाता है, ग्रामीण जीवन की वापसी हो जाती है। चलिए अब यहां पर देखते हैं हम मैच्योर में। तो लेटेस्ट जो है अपडेट में बात करूं, आईआईटी खड़गपुर और एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या है, यह सभ्यता 5500 नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी मानी गई है। 8000 साल पुरानी मानी गई है। यह मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पुरानी है। ये आईआईटी खड़गपुर ने इस पे शोध किया था। सही है। चलो अब हम बात कर लेते हैं मैच्योर फेज की। तो अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन माना जाता है मैच्योर में, है ना। इंटीग्रेशन एरा माना जाता है, ये वाला इंटीग्रेशन मतलब इसको इकट्ठा होने शुरू हो गए। शहर जो है पहले अलग अलग थे, क्षेत्र बढ़ने लगे, फिर उसके बाद एक इंटीग्रेट होने लगे, एक साथ जुड़ने लगे। ठीक है, फुल फ्लैश्ड सिविलाइजेशन थी इस टाइम। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। सभ्यता का विस्तार कहां से है, तो यहां पर ये इंडिया का मैप है, ये पूरा इंडिया और यहां पर पाकिस्तान है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस वैली रिवर के किनारे ही थी, है ना। तो यहां पर देखो नॉर्थ में अगर मैं बात करूं, नॉर्थ में जो नॉर्थन मोस्ट अगर सिटी थी कोई, मांडा जो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे है वहां पर मानी जाती है। फिर साउथ में, अगर साउथ कहां तक, यानी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैली हुई थी, तो उत्तर में अगर मैं बात करूं मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे। देन साउथ में जो कि दक्षिण में मालवन जो है दक्षिण गुजरात में है, वहां तक पाई जाती थी। तो गुजरात ऊपर नॉर्थ में आपका जम्मू से लेकर गुजरात तक, ये क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। फिर वेस्ट में पश्चिम की तरफ सुत्का गेंडोर यह है बलूचिस्तान, दाशक नदी पर यह है जो है अर्बनाइज सिटी थी उस टाइम, तो यहां तक मानी जाती है। देन उसके बाद ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे, मेरठ जिले के मेरठ के शायद आसपास यहां, तो हिंडन नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी आपने दिल्ली के पास में देखा होगा, तो आलमगीरपुर जो है वहां तक फैली हुई थी। ठीक है, तो यहां से ये पता लगती है कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैली हुई थी। ठीक है, लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। तो देख सकते हो कितनी बड़ी सभ्यता थी ये, है ना। यह अपने समकालीन कंटेम्परेरी जो उस टाइम की जो समकालीन सभ्यताएं थी उससे सबसे बड़ी थी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टाउन प्लानिंग की, यानी कि नगर नियोजन कैसा था, कि टाउन जो है कैसा था उस टाइम। तो जो उस टाइम शहर होते थे दो पार्ट में डिवाइड होते थे, दो पार्ट में शहर डिवाइड होते थे, एक पश्चिम एक पूरब, है ना, एक पूरब दिशा और एक पश्चिम दिशा, दो पार्ट्स में डिवाइड होता था। तो एक जो पश्चिम दिशा होती थी उसमें उसको बोलते थे सीटाडेल, जो कि उठी हुई होती थी। ये देखिए ये उठी हुई है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर एक शहर है ना, तो शहर दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक जो है पार्ट जो है वो उठा हुआ होता था और एक पार्ट जो है वो थोड़ा नीचा होता था कंपैरिजन टू अदर, है ना। तो जैसे ये है, ये पश्चिम दिशा है
और ये पूर्व दिशा है ना। तो पश्चिम दिशा का हिस्सा जो था सीटाडेल कहते थे, और इसको निचला शहर जो है इसको बोलते थे लोअर पार्ट, है ना, इसको लोअर पार्ट बोलते थे। यहां पर जो ऊंचा टीला होता था उसका आकार छोटा होता था, लेकिन ऊंचे चबूतरे पर बना होता था, और यहाँ पर शासक वर्ग जो पावरफुल क्लास होती थी वो रहते थे यहाँ पर, है ना, शासक वर्ग रहता था। और महत्वपूर्ण इमारतें जैसे ग्रेनरीज, जो अन्नगार जो होते हैं जिसमें अन्न रखा जाता है वो वगैरह, और सार्वजनिक भवन जो है वो होते थे, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो कि लोअर पार्ट बोलते थे, जैसे उसमें आम नागरिक रहते थे, व्यापारी और श्रमिक वगैरह जो है वो उसमें रहते थे। तो यहां पर देख सकते हो ये जो है पार्ट किसके लिए है, जो इलीट जो क्लास होती थी, जो अपर क्लास होती थी, पावरफुल क्लास होती थी उनके लिए, और जो लोअर क्लास होती थी आम जनमानस के लिए जो लोअर क्लास होती थी, है ना। तो इससे पिक्चर से आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि शहर जो नियोजन था वो किस तरह से था, है ना, तो सबसे पहली बात यहां पर ग्रिड सिस्टम था। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ग्रिड प्रणाली क्या होती है कि सड़क एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 पर काट दी थी। जैसे मैं यहां पर दिखाऊं सड़क कैसे काट रही है, ये समकोण पर काट रही है ना, ये देखो ये यहां से, और ये देखो ये 90 पे काट रही है ना। ये ऐसी सड़क होती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। यहाँ देखिए तो 90 डिग्री बनना है, यहाँ से यहाँ भी 90 डिग्री बनना, ऐसे यहाँ ये 90 डिग्री एक दूसरे से काटती थी। ऐसा नहीं था कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। दूसरा बर्न्ड ब्रिक, पक्की ईंटें थी, जो इस टाइम में ये देखिए पक्की ईंटें, है ना, और ये 90 डिग्री पे। पक्की ईंटें कैसे थी, जैसे आपने देखी होंगी मिट्टी की ईंटें, और इस टाइम जो बनती हैं, जो इस टाइम जो अपने घर बनते हैं वो पक्की ईंटों से बनते हैं ना, पका के दी जाती हैं, तो वही ईंटें उस टाइम थी। और ईंटों का अनुपात 1:2:4 था, 1:2:4 था, मोटाई, चौड़ाई और लंबाई, है ना। ये यूपीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका रेशियो क्या था, 7, 14 और 28 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो वॉल्यूम होता था, है ना, 7 × 14 × 28 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होता था। नेक्स्ट मैं बात करूं जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी का, जैसे मान लीजिए अभी आपके नाले वगैरह होते हैं, घरों से जाते हैं पानी, कहाँ जाता है नालों से, है ना, तो वो सीवर सिस्टम वगैरह जो होता था, ड्रेनेज सिस्टम होता था, तो चूने और जिप्सम से बना होता था, से बनी हुई नालियां होती थी, चूने और जिप्सम से बनी हुई नालियां होती थी, जो ईंटों से ढकी होती थी। क्या होती थी, ईंटों से ढकी होती, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। देन उसके बाद प्राइवेसी की, घर में कोई ताक झांक न करे उसके लिए क्या होता था, घरों की खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर नहीं खुली होती थी। जो खिड़कियां होती थी वो अंदर साइड से होती थी, बाहर साइड से नहीं थी, जिससे कि कोई बाहर वाला कोई झांक न सके। तो बहुत अच्छा तरीका था उस टाइम। कुछ चीजें मैं और भी बता देता हूं, जैसे कि जो रोड थे, रोड पे जगह जगह पे लैंप पोस्ट थे। क्या थे, लैंप पोस्ट। मान ली यहां पर जैसे लैंप वगैरह लगी होती थी, लैंप पोस्ट थे जगह जगह पे। तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम भी, है ना। और लगभग जो मेन स्ट्रीट थी, जो मेन चौराहा जैसे कहते हैं ना, मेन रोड, वो कम से कम 10 मीटर चौड़ा था, 10 मीटर चौड़ा, है ना। ये चीज है। और जो ड्रेनेज सिस्टम मैंने बताया था, मोटार, लाइम और जिप्सम से बना हुआ होता था और कवर्ड होता था विद द ब्रिक स्लैब्स, है ना। और हाउस जो थे, घर थे, 2 या 2 से ज्यादा मंजिला भी घर पाए गए हैं इसमें। तो ऐसे मैंने बात करी तो 1 मंजिल, 2 मंजिल भी और 2 से ज्यादा मंजिल भी थे घरों में। तो आज के तरह ही थे, है ना, ये चीज है। और अगली चीज बताऊं तो जो बाथरूम थे वो टाइल थी, बाथरूमों में टाइल लगी हुई थी। जैसे टाइल आपने देखी होगी ना घरों में, जैसे बाथरूम घरों में है उसमें टाइल लगी होती है, वो भी उस टाइम भी टाइल थी। और उनके खुद के घरों में कुएं होते थे, जिससे कि पानी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं समाज यानी कि सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी आपको पता है कि अर्बन सोसाइटी थी, मतलब शहरी जीवन था, शहरी सोसाइटी थी। समाज जो था शहरी था, और इससे पहले वाला ग्रामीण था, आगे वाले भी ग्रामीण होगा लगभग, ठीक है। तो यहां पर सोसाइटी क्या थी, अर्बन सोसाइटी, और मोस्टली मिडिल क्लास लोग थे। क्या थे, मिडिल क्लास,
तो मिडिल क्लास लोग थे, है ना। और जो सोसाइटी थी रूल बाय किसके, रिच मर्चेंट और पुअर लेबरर्स वगैरह जो भी थे वो लोअर पार्ट में रहते थे। मैंने आपको पिछली वीडियो इसमें बता दिया, है ना, ये चीज है। नेक्स्ट मैं बात करूं मृतभांड। मृतभांड मतलब पोटरीज। तो लाल और काले रंग की के बर्तन, रेड ब्लैक पोटरीज जो है वो चलती थी। रेड ब्लैक पोटरी, और मुख्य डिजाइन जो था पेड़ गोल आकृतियां होती थी। जैसे इस पे पेड़ आकृति जो है ये देख सकते हो, पेड़ वगैरह पत्ते वत्ते ये चीजें हैं, ये होती थी। और गोल आकृति है ना, ये देखिए गोल आकृति होती थी, उकेरी जाती थी इस पे, है ना। और कुछ पॉट्स थे वो स्टोरिंग के लिए, मतलब जैसे पानी और ग्रेन्स वगैरह जो अनाज वगैरह स्टोर करने के भी काम आते थे। कुछ पॉट्स तो है ग्रेन जो स्टोर करने के लिए, है ना, तो ग्रेन जो है स्टोर करने के लिए काम आते थे, ठीक है। और अगली बात बताऊं कि कुछ जो पॉट्स थे वो किस लिए, दारू मतलब जो शराब होती थी, अल्कोहल, वो बनाने के लिए भी काम आते थे। इसमें भी फर्मेंट करने के लिए, अल्कोहल फर्मेंट करने के लिए भी काम आते थे। तो ये चीजें तुम्हें थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। तो अल्कोहल भी उस टाइम था, है ना। देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बहुत सारे टेराकोटा फिगरीन्स जो है एनिमल्स के पाए गए हैं। टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ एनिमल्स, जैसे बुल हो गया, है ना, बफेलो, डॉग्स, मंकी, टॉय कार्ड्स एंड ह्यूमंस के बहुत सारे पाए गए हैं, है ना। टेराकोटा बेंगल्स, मतलब जैसे बेंगल्स होती है ना, चूड़ियां, टेराकोटा की चूड़ियां भी थी, इसमें पाई गई हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीमेल फिगर्स जो है, फीमेल फिगर वो बहुत पाई गई हैं। जैसे मान लीजिए देखिए समाज और टेराकोटा के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ देखो ये टेराकोटा की बात कर रहा हूं। समाज मुख्य था मध्यवर्गीय, मैंने आपको बता दिया, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां बनती थी। पुरुषों की तुलना में मात्र देवी फीमेल फिगराइंस जो है की मूर्तियां, यानी कि जो आपकी मात्र देवी की मूर्तियां बहुत ज्यादा थी इन कंपेरिजन टू मेल, है ना, ये चीज है। नेक्स्ट अगर बात करूं मेटलर्जी, धातु कर्म, जैसे मैंने बताया था ये ब्रॉन्ज एज है। तांबा, कांस्य, ब्रॉन्ज और चांदी और सोना का उपयोग में थे। जैसे पहले कहते उससे पहले वाले हमने पढ़ा था वो कॉपर था, अब इसमें ब्रॉन्ज है मतलब तांबा है, मतलब कांसा है, तो इसमें तांबा, कांसा, है ना, यानी कि और चांदी और सोना उपयोग में थे। इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, मतलब वो थे इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन आयरन, अगर मैं कहूं आयरन, इसमें आयरन नहीं था। पूछ लेता आयरन वॉज नॉट देयर, आयरन नहीं था, याद रखना इसमें आयरन नहीं था, आयरन वॉज अननोन, ठीक है। और स्क्रिप्ट थी वोस्ट्रोफेडोन, यानी कि वोस्ट्रोफेडोन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये है स्क्रिप्ट, मतलब ये यहां पर हम लिख रहे हैं ना, जैसे अपने लिखते हैं अपन पेज पे, तो उसमें क्या है, दाएं से, लेफ्ट से नहीं, राइट से लिखा जाता था। देन उसके बाद अगली लाइन, जैसे पहली लाइन इससे लिखी गई इधर से, फिर उसके बाद इधर से लिखी गई, देन उसके बाद इधर से लिखी गई, फिर इधर से लिखी गई, इसको बोलते थे वोस्ट्रोफेडोन, मतलब दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैंने यहां पर बताया हड़प्पा के लोग जो आयरन से परिचित नहीं थे। हथियार यानी कि स्वॉर्ड्स वगैरह जो है, स्वॉर्ड जो हथियार वगैरह थे, तलवार वगैरह का अभाव था, और शांतिपूर्ण समाज की ओर इशारा करता है, इससे ये पता लगती है। सही है, चलो। मेटलर्जी में अच्छे थे, मैंने बताया कि धातु जो कर्म, यानी कि धातु कर्म में बहुत अच्छे थे ये, है ना। अलॉय भी अच्छा बनाते थे, अलॉय वगैरह, जैसे कई सारे मेटल मिला के एक अलॉय बनता है ना, तो वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें, है ना, वो भी इसको मानते थे। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की बात करूं उससे पहले मैं कुछ चीज और बता देता हूं।
जैसे जहाँ भले से बात में नहीं हो तो थोड़ा मैं अभी बता देता हूँ ना। चलो यहीं पर कुछ पॉइंट और बता देता हूँ, यहाँ बता दूँ, ठीक है। देखो कुछ ऐसा ये क्या था कि जो लोग थे वहां के कॉटन के कपड़े पहनते थे, कॉटन कॉटन और वूल के कपड़े पहनते थे, मतलब कॉटन और वूल वाज नोन एट दैट टाइम। तो कॉटन और वूल वाज इंपॉर्टेंट, है ना। जो कपड़े थे वो कॉटन और वूल के थे, सही है, ये चीज हो गई। और जो खाने के ऊपर बात करूं तो नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन वाज नोन, फूड था नॉन वेजिटेरियन। फिश ईटिंग वाज कॉमन, तो क्या था, फिश ईटिंग वाज कॉमन, मछली वगैरह जो है वो खाई जाती थी। मिल्क एंड कर्ड आल्सो कंज्यूम, जो मिल्क था, मिल्क कर्ड इसको भी खाया जाता था, ठीक है। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत, चलिए। और स्क्रिप्ट हड़प्पा की पिक्टोग्राफिक और लोगो सेलेबिक थी, मतलब जो इसकी लिपि थी, है ना, स्क्रिप्ट थी। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि पिक्चर्स वगैरह, जैसे ये देखिए ये पिक्चर टाइप लग रहा है ना, उस तरह से। और लोगो सेलेबिक थी, मतलब लोगो टाइप, जैसे ये लोगो हो गया ना, इस टाइप की थी। सिंबल्स थे, सिंबल्स, एक सिंबल एक वर्ड को डिनोट करता था, जैसे एक सिंबल हो गया तो उसका मतलब एक वर्ड हो गया, है ना, ये चीज थी इसमें कॉमन। तो पिक्टोग्राफिक, लोगो सेलेबिक, और राइटिंग क्या थी, वोस्ट्रोफेडॉन, वोस्ट्रोफेडॉन। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी पे। देखो इकोनॉमी की बात करूं, कोई धात्विक मेटेलिक, यहां पर मैं बात करूं मेटेलिक नहीं थी, पैसा जो था कोई भी धात्विक मुद्रा, धात्विक मुद्रा नहीं थी, मतलब मेटल जैसे सिक्के होते हैं ना, वो चीज नहीं था यहाँ पर, सिक्के वगैरह जैसे कहते हैं, मेटेलिक नहीं था। क्या था, तो फिर कैसे व्यापार किया जाता था, व्यापार किया जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर सिस्टम से। अब बार्टर सिस्टम क्या होगा, बार्टर सिस्टम ये होता है कि मान लीजिए कोई, मैं हूं, एक बंदा मैं हूं, मैंने किसी को दूसरे से कुछ और लेना, मैंने मान लिया मैंने इस टाइम गेहूं चल रहे हैं तो मैंने वीट ले लिया, मेरे पास वीट उगाया। अब किसी ने यार दूसरे ने कुछ और फसल उगा ली, मान लीजिए इसने इसके पास चावल है ना, तो राइस मान लीजिए इसके पास राइस है। अब मेरे को इसकी जरूरत है, मेरे को राइस की जरूरत है थोड़ा, उसको फिर और तो क्या करूंगा, मैं इससे राइस ले लूंगा और इसको मैं, मेरे पास जो वीट है मैं इसको दे दूंगा, तो एक दूसरे से लेन देन, है ना, वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली को वाटर सिस्टम बोलते हैं। तो ये चीज उस टाइम होती थी, मतलब पैसे का कोई झाड़ नहीं था, जिसको जिसकी जरूरत है यार इधर उधर कर लो और एक दूसरे से काम चलाओ, तो बढ़िया चीज थी, है ना, ये चीज है। नेक्स्ट अगर बात करूं मेसोपोटामिया, यानी कि जो इराक है प्रेजेंट के लोग, सिंधु क्षेत्र को क्या बोलते थे, सिंधु क्षेत्र मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता, इनके लोगों को क्या बोलते थे, क्षेत्र को मेलुआ, मेलुआ बोलते थे। ये कई बार आ चुका है तो इसको याद रख लेना भाई कि मेलुआ बोलते थे, मेसोपोटामिया इराक के लोग जो सिंधु, क्योंकि क्या होता था मेसोपोटामिया के साथ हमारे क्या थे, व्यापार थे, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था हमारा। देखो पहले भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था ना, तो ये चीज है ना, मेलुआ बोलते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैं बात करता हूं नापतोल के बारे में, नापतोल के बारे में। देखो नापतोल क्या है, वेट्स, वेट वगैरह होते थे, तो निचले स्तर पर वेट्स कैसे होते थे, एक का वेट हो गया, 2, 4, 8, जैसे अभी इस टाइम क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा कि वेट हो गया कि भाई 100 ग्राम का वेट हो गया, है ना, 500 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 1 केजी कर लिया, ऐसे ना होता, 5 केजी हो गया। अब तो क्या है, अब तो हर एक का वेट है, लेकिन पहले क्या होते थे भाई इतना ही वेट होगा, जैसे मान लीजिए क्या भाई 2 में, 1 में होगा, 2 में, 4 में, 8 में, ऐसे जो है इन नंबरों में जो वेट कहलाता था। ऊपरी स्तर पर क्या होता था, 160, 320, है ना, 320 प्रणाली, इस तरह से जो है वो होता था। बाट यानी कि बेट जिसे बोलते थे, बाट हम हिंदी में बोलते हैं बाट, बाट सुना होगा ना गाँव में वगैरह में कि ये कितने का बाट है, मतलब वेट, है ना। और चर्ड पत्थर से बने होते थे और घनाकार क्यूबिकल होते थे ना, ये क्यूब्स वाले, ये देखो ये बाट है, इनके वाट होते थे, ये सील वगैरह ना,
जो एक दूसरे से सील जो पता लगती थी, है ना। चलिए यहां तक आ गई। एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें कि दिलमुन 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 बहरीन में एक ट्रेडिंग सेंटर था, क्योंकि हम ट्रेड करते थे, है ना, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो बहरीन में एक ट्रेडिंग सेंटर है। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर पूछ ले दिलमुन क्या है तो एक ट्रेडिंग सेंटर है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अगली बात करूं मैं इसमें कि एक जो मकरान मकरान कोस्ट के नाम में सुना होगा, यहां पर मैं बता देता हूं, एक मिनट रुकिए। मकरान, मकान भी बोल देते हैं, मकान, या फिर मकरान कोस्ट भी बोल देते हैं, है ना। तो यहां पर मकरान भी बोल सकते हो, मकरान, जो ओमान में है। ओमान में एक कोस्ट है ना, कोस्ट है, तो वहां से भी हम क्या ट्रेड करते थे। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, शायद इसमें मैंने लिखी नहीं है, मैंने बाद में मुझे याद आ रही है। अच्छा जो सील होती थी, ये सील है ना, सील क्या होता था, सील क्या होता था जैसे मान लीजिए हमने कोई सामान, मैंने अभी बताया ना कि सामान है, तो सामान जब एक्सपोर्ट करते थे या फिर इंपोर्ट करते थे, तो उस जहां से हम इंपोर्ट करते थे या एक्सपोर्ट करते थे जहां को, तो वहां की एक सील होती थी, स्टैंप होती थी, वही को इसको सील बोलते थे। तो इस सील को कुछ मेसोपोटामिया सिटीज की सील थी जो कि इसमें पाई गई हैं, तो मैं उस सील्स का नाम दे देता हूं, जैसे कि तो यह है सूसा, तो पूछ ले कि सूसा क्या है, तो सील है। और क्या है, और इन, और इन निपू, तो ये क्या है, और इन निपुर, ये क्या है सील्स है, ये क्या है सील्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हेडिंग से कर देता हूं, जिससे कि आप लिख लेना भाई, कहीं से भी पूछे तो क्या ये सील्स है। चलिए अब आ जाते हैं हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। देखिए हम कहां से इंपोर्ट करवाते थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि गोल्ड 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 कहां से आता था, अफगानिस्तान, ईरान और कोलार, जो कि दक्षिण भारत में, कर्नाटक में है। जैसे KGF आपने मूवी देखी होगी, KGF में जहां पर गोल्ड की माइंस होती थी, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड। तो यहां से हम क्या है इंपोर्ट करते थे, मतलब हम मंगाते थे इसके लिए, यहां पर गोल्ड आता था। फिर उसके बाद तांबा, कॉपर, खेतड़ी राजस्थान, जो कि और बलूचिस्तान, इन यहां से दो से हम क्या है इंपोर्ट करते थे। फिर टिन को हम इंपोर्ट करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। लापीस लजोली है ना, लापीस लजोली, तो ये एक तरह से पत्थर था, लापीस लजोली, तो ये भी क्या है अफगानिस्तान से मंगाते थे, लापीस लजोली। देन उसके बाद स्टीटाइट, छेलगढ़ी वगैरह है। तापी तहया ईरान से मंगाते थे, तापी तहया जो कि ईरान में है, वहां से मंगाते थे। जेड, ये भी एक जेड पत्थर होता था एक तरह से थोड़ा, वो भी पामीर रीजन, साउथ इंडिया में जो पामीर जो है वहां से मंगाते थे। ठीक है, जेड कहां से मंगाते थे हम, पामीर जो नॉर्थ में है ना, वहां से मंगाते थे, है ना, साउथ में नहीं, नॉर्थ में है, तो वहां से मंगाते थे। अब दूसरी चीज बात देखो, यहां पर ट्रिक कैसे याद रखें, ट्रिक में मैं बता देता हूं। देखो स्टेटाइट तापी से, देखो स्टॉल STA, फिर उसके बाद LT, इतना याद रखना है, S स्टेटाइट, और आगे देख लो T है, S के बाद क्या है T है, तो मतलब तापी। फिर T के बाद A है, T मतलब टिन मतलब, फिर आगे क्या है A मतलब अफगानिस्तान। फिर A ले लो, अफगान से क्या मंगाते थे, L मतलब लापिस से। फिर L ले लो, L मतलब लीड, है ना, लीड। यहां देखो L है, L के पहले क्या है S, तो साउथ इंडिया से। फिर उसके बाद कॉपर कहां से आता था, फिर उसके बाद कॉपर खेतरी से हम मंगाते थे। तो याद रखना है, थोड़ा थोड़ा याद रख लेना, ऐसे ही याद करना, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लो, 2-3 बार पढ़ो, समझ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, रिलीजन, धर्म किस तरह से मनाया जाता था, और बिलीव है ना, धर्म और विश्वास किस तरह से था। तो एक तरह से समाज उस टाइम था धर्मनिरपेक्ष समाज था, सेकुलर,
है ना। हड़प्पा एक धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर समाज था, सब धर्मों का सम्मान होता था एक तरह से। यहाँ पर कोई भी टेम्पल नहीं मिला है, कोई भी मंदिर नहीं मिलता है। पूजा प्रकृति और मूर्तियों की होती थी। ये बात है कि पूजा जो है प्रकृति की होती थी और प्लस मूर्तियों की भी होती थी। अब वो मूर्तियों की कैसे पता लगती है ना, कैसे पता लगेगी? एक तो हमें इसमें मिली है मातृ देवी, मदर गॉडेस, जो कि है उर्वरता की देवी, है ना, उर्वरता की देवी जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमें मिली, ये यहां पर मिली, तो इसके बारे में हमें पता लगती है ना। तो ये पूजा होती थी इनकी। दूसरा प्रकृति की पूजा होती थी, जैसे पीपल का पेड़, कुबड़ वाला सांड, है ना, हम्प डियर, है ना, हम्प्ड बुल, इसका होता था। और एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न जिसे बोलते थे, ये जो यूनिकॉर्न होता था ना, उसकी हम पूजा करते थे, जो कि हमें मिला हुआ है। देखो यहाँ पर ये सब, इसमें एक जो सील मिली थी, इसमें सब हमें पता लगी थी। देन अग्नि वेदियां, फायर अल्टर्स, अग्नि वेदियां भी जो है वो भी मिले हैं, कालीबंगा और लोथल में मिली हैं। अब फायर अल्टर्स मतलब क्या, जो हवन वगैरह यज्ञ वगैरह होते थे ना, वो चीज हमें मिली है खुदाई में। पशुपति मोहर, तो सील मिली है पशुपति महादेव जो है उनकी, जो है वो एक सील मिली है। देखो पशुपति महादेव जो है उनकी सील मिली है। तो पशुपति महादेव की सील मिली है। तो वो ध्यान मुद्रा में शिव का प्रारंभिक रूप प्रोटो शिवा का माना जाता है। भगवान शिव का जो रूप माना जाता है, कौन माना जाता है? पशुपति महादेव जो है भगवान, वो उनका प्रोटो शिवा माना जाता है ना। प्रोटो शिवा प्रारंभिक रूप भगवान शिव का रूप माना जाता है, तो उनकी पूजा होती थी। मोहर पर 5 जानवर, जो मोहर है ये मोहर है, मोहर में 5 जानवर कौन कौन से? टाइगर, एलिफेंट हाथी, राइनो गेंडा, बफेलो भैंसा, है ना, भैंसा, और उसके बाद एक और पैरों के पास 2 डियर, 2 हिरण थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 तरह के जानवर मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। अब ये मत कह देना टाइगर वगैरह था, ठीक है। तो 5 तरह के, तो क्या था? टाइगर था, एलिफेंट था, अब इसमें लॉयन वगैरह नहीं था, है ना, राइनो था, बफेलो, और क्या था? 2 हिरण, 2 डियर, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पीपल ट्री, इन सबकी वर्ड्स की पूजा होती थी, है ना। पीजन वगैरह जो कबूतर वगैरह, उनकी भी पूजा होती थी। अब मैंने बता दिया फायर अल्टर्स कहां से मिले थे। फायर अल्टर्स जो है कालीबंगा और लोथल से मिले। पशुपति महादेव, ये पता लग गई। अच्छा, डेड बॉडी जो है वो रखी जाती थी, वो नॉर्थ साउथ की दिशा में रखी जाती थी, नॉर्थ और साउथ की दिशा में रखी जाती थी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। अब उसके बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। यहां पर एग्रीकल्चर के बाद में और डोमेस्टिकेशन, कृषि और पशुपालन के बारे में बात करते हैं। देखो नवंबर से बुवाई, बाढ़ के बाद नवंबर से बुवाई शुरू हो जाती थी, जो कि गेहूं वगैरह भी बुआए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर मानू कहूं तो विश्व में प्रथम कपास यानी कि कॉटन उगाने वाले पहले लोग थे, जो हड़प्पन लोग थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट टू कल्टिवेट कॉटन। तो कॉटन हमने सबसे पहले उगाई। यूनानियों ने इसे हिंडन कहा। यूनानियों ने कपास को, कॉटन को हिंडन कहा। तो याद रखना कि हिंडन क्या है? एक कपास, उसको ही कपास को ही बोलते हैं। यूनानियों ने कहा, ग्रीक्स है ना, ग्रीक्स ने क्या बोला? हिंडन बोला, यूनानियों ने। अच्छा, मुख्य फसलें क्या होती थी? गेहूं और जौ, बार्ले जो इसकी मुख्य फसलें थी, गेहूं और बार्ले मुख्य फसलें थी, जौ। इसके अलावा सरसों, तिल, मटर, है ना, ये थे। लोथल और रंगपुर में चावल, राइस के भी प्रमाण मिलते हैं। लोथल और रंगपुर में, याद रखना, लोथल और रंगपुर में चावल के प्रमाण मिलते हैं, तो चावल भी थे। लकड़ी के हल, वुडन प्लग्स का भी प्रयोग कालीबंगन में जोते हुए खेत में मिला। तो जैसे मैंने पिछले बताया था कि कहीं भी वुडन प्लग मतलब हल का कहीं भी कोई भी निशान नहीं था, है ना, चारकोलिथिक वगैरह में। लेकिन इसमें हमें मिलता है वुडन, लकड़ी के जो हल होते थे वो मिलते हैं। एविडेंस कहां पर मिलते हैं? कालीबंगा में। एनिमल्स की बात करूं तो पशुपालन में बैल, बकरी, सुअर, कुत्ते, बिल्लियां और हाथी पाले जाते थे, ये याद रखना है।
एग्जाम में ट्रैप में ये मत फंसना कि हड़प्पा सभ्यता हॉर्स सेंटर्ड नहीं थी, याद रखना, अश्व केंद्रित नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता हॉर्स सेंटर्ड नहीं थी। घोड़े के नियमित उपयोग के प्रमाण भी नहीं है इसमें, केवल सुरकोटरा जो है एक प्लेस है ना, वहां पर हड्डियां मिली हैं, कुछ हड्डियां मिली हैं, तो इसका मतलब थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हॉर्स सेंटर्ड थे, हॉर्स ज्यादा थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इतना तो चीजें समझ में आ गई होगी। तो मैंने कहा टाइगर तो मिलते ही थे, इसमें मैंने बता दिया, तो टाइगर थे, है ना, क्या है, टाइगर थे। लियोपार्ड बहुत कम ही मिलते थे, लेकिन कहीं कहीं पेंटिंग्स में, जो पोटरी पेंटिंग्स में रैबिट, पिकॉक, डॉग, डक, है ना, पिजन्स, वाइल्ड फॉल और मंकी वगैरह भी मिले हैं। अगला मैं बात करूं प्रमुख हड़प्पा स्थल और उसकी खोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर साइट्स, जैसे अब इसमें मैं बात कर रहा हूं हड़प्पा की बात, तो हड़प्पा में कहा, पंजाब पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पर है। कहां पर, ये रावी नदी के तट पर है। और इसकी खोज जो की थी दयाराम साहनी 1921 में की इसकी खोज। अब इसमें क्या क्या चीजें मिली, 6 की 2 पंक्तियों में अन्नगार, ग्रेनरीज, जिसमें अन्न रखे जाते हैं, ग्रेनरीज, वो मिले। उसके साथ एक है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान भी मिले हैं इसमें। क्या मिले, कब्रिस्तान, सही है, कब्रिस्तान की भी हमें मिली है। अच्छा, और क्या मिला, ताबूत, यानी कि दफन ताबूत भी मिले हैं, ये ताबूत है, ये भी मिले हैं इसमें, है ना। डांसिंग गर्ल जो है, डांसिंग गर्ल भी इसी में मिली है। अगर मैं पूछूं डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी यहीं पर मिली है, कहां पर, हड़प्पा में। फिर उसके बाद बात कर लेता हूं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो फिल्म भी देखी होगी आपने। सिंध, इस टाइम सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट, ठीक है, कोस्ट पर है, तट पर। फिर इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है, मृतकों का टीला भी बोला जाता है, याद रखना भैया। और इसकी खोज जो थी R.D. बनर्जी ने 1922 में की, है ना। फिर उसके बाद यहां पर क्या मिला, ग्रेट बाथ, अनुष्ठान स्नान के लिए, ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार। ये जो, जैसे मान लीजिए घर होते थे एक जगह पे, मेन में, सिटी जगह में एक बहुत बड़े, जैसे इस टाइम पाउंड बोल देते ना, तो वो जहां पर नहाते थे वो स्नानागार मिले हैं यहां पर। एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की भी मूर्ति मिली है, कांसे की, नृत्य की, ये भी मिली है, इंपॉर्टेंट है ये। डांसिंग गर्ल यहां पे मिली है, रेड स्टोन की, लेकिन रेड स्टोन की ये मिली है, स्टोन की, तो मैं कहूं तो स्टोन की, ये ब्रॉन्ज की मिली है, ये ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल। तो अगर पूछे कि ब्रॉन्ज की कहां मिली है, तो ये मोहनजोदारो में मिली है भाई, याद रखना। उसके बाद पशुपति मोहर, अगर मैं पूछूं, जो अभी मैंने मोहर दिखाई थी ये वाली, ये कहां मिली है, ये मिली है आपकी कहां पर, मोहनजोदारो में। और बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा भी यहां पर ही मिला है, ये याद रखना भाई। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। लोथल कहां पर, गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के और साबरमती और भोगवा दोनों का कॉन्फ्लुएंस पे इसको शहर है, ये था उस टाइम लोथल। तो ये एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी ना, एस.आर. राव ने 1957 में खोज की थी इसकी। तो इसमें क्या मिला, डॉकयार्ड, बंदरगाह, ये जो बंदरगाह होता था जहां पर जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वहां पर पानी के थ्रू, तो बंदरगाह भी मिला। व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है इसको, प्रमुख केंद्र माना जाता है। और क्या है, साक्ष्य, दोहरा, शवाधान, डबल ब्यूरियल, मतलब कहने की बात है 2 व्यक्तियों को एक साथ इसमें दफनाया जाता था, मतलब पहले। तो कहने की बात ये, कोई भी अगर 2 बंदे एक साथ भी दफनाए जाते थे, तो इसका मतलब डबल ब्यूरियल, है ना। तो ये भी एक एविडेंस मिला। एकमात्र शहर जहां पर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो एकमात्र शहर उस टाइम का था जहां पर, जो शहर मैंने अभी बताया था कि दरवाजे जो थे, खिड़की वगैरह जो है, वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, लेकिन यहां पर खुलते थे, है ना, ये चीज है। वीड मेकिंग फैक्ट्री भी यहां पर मिलती है, वीड मेकिंग फैक्ट्री भी यहीं पर मिलती है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जो चीजें छूट रही हैं, अगर कुछ चीज रह रही है तो मैं बता रहा हूं, है ना, लिख लेना भाई।
और जो मैं पीडीएफ सेंड करूँ ना उसमें भी ऐड कर लेना। ये मेकिंग फैक्ट्री भी मिलती है, लेकिन इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिलती है। सिटी इसमें क्या है, 6 सेक्टरों में डिवाइड होती है, सही है। बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब इसमें डुअल, डबल, ब्यूरियल क्या था, मेल और फीमेल दोनों को एक साथ दफनाया जाता था, इस तरह से इसमें मिली है। हाथी का दांत भी यहीं पर मिला है। हाथी का दांत, हाथी का दांत भी अगर मैं कहूं तो यहां पर ही मिला है। इसे बोलते थे आइवोरी स्केल। हाथी का दांत मिला है। टेराकोटल मॉडल, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, शिप का टेराकोटा मॉडल मिला है ना। टेराकोटा तो यानी कि जैसे मिट्टी के वगैरह बना देते हैं ना शिप का, छोटा छोटा शिप, तो वो भी मिला है यहां पर, जिससे कि ये पता है। तो ये चीज है। उसके बाद मैं बात करता हूं कालीबंगा, कालीबंगन की। तो कालीबंगन भी एक इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर राजस्थान में कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे इसे काली चूड़ी, कालीबंगन मतलब काली चूड़ियां, है ना, काली चूड़ियां। यहां पर क्या मिला है, जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम का अभाव है। तो ड्रेनेज सिस्टम इसमें ज्यादा अच्छा नहीं दिखाया है, जल निकासी सही नहीं दिखाई है, इसमें दिखाया। साक्ष्य क्या हुआ है, जुते हुए खेत, प्लग फील्ड भी, ये देखिए प्लग फील्ड जो है, जुता हुआ खेत भी पता लगी है। अग्निवेदियां, फायर अल्टर्स, जैसे मैंने पहले बताया था ना, जो हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह करने के लिए ऊंट की हड्डियां भी यहाँ पर मिली हैं, क्योंकि भाई रेत वगैरह था तो ऊंट वगैरह थे, है ना। ये चीज पता होना चाहिए। बोन्स ऑफ कैमल्स, डेकोरेटिव ब्रिक्स वगैरह भी मिली है यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद आते हैं चनुदारू सॉरी, चनुदारो की सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे। ये था सिंधु, पाकिस्तान, सिंध में, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। एकमात्र शहर जिसमें दुर्ग, सीटाडेल नहीं था। याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एकमात्र शहर है जहां पर सीटाडेल, मैंने बताया था ना, सीटा मतलब रेज्ड पार्ट, किसी भी सिटी में सबसे ऊंचा टीला होता था। वहां पर जो मेन, जो पैसे वाले यानी कि जो अपर क्लास वाले लोग होते थे वहां रहते थे, पावरफुल एलाइट क्लासेस वाले, तो उसको सीटाडेल बोलते थे। तो यहाँ पर सीटाडेल नहीं था बिल्कुल भी। तो यहाँ पर एक तरह से सब बराबर थे। यहाँ पर बीड यानी कि मन का बनाने का कारखाना भी मिला, तो यहाँ पर भी था लोथल में, याद रखना। और लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। तो पहले लिपस्टिक भी थे भाई, देख लो कितने एडवांस थे, लिपस्टिक भी लगाते थे। तो कारखाना मिला है, ये इंपॉर्टेंट है ना। इंडस्ट्रियल हब भी माना जाता है इसको, इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल हब बैंगल मेकिंग, है ना, चूड़ियां बनाई जाती थी, है ना, बीड मेकिंग, लिपस्टिक होता था, ऑर्नामेंट, है ना। तो ये वगैरह ऑर्नामेंटेड एलिफेंट भी मिला है यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 व्हीलर का जो है क्ले मॉडल भी मिला है यहाँ पर, क्ले मॉडल ऑफ 4 व्हीलर का जो वाहन वगैरह होता था कुछ भी, वो भी मिला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं धौलावीरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है धौलावीरा भाई। धौलावीरा मैं बात करूं तो धौलावीरा गुजरात में है ना, गुजरात में। अन्य शहरों 2 भागों के विपरीत यह शहर 3 भागों में डिवाइड था। जैसे मैंने पहले बताया था कि सीटाडेल और रेज पार्ट और डाउन नीचे वाला हिस्सा 2 पार्ट में डिवाइड होता था, लेकिन ये 3 पार्ट में डिवाइड था। और इसमें क्या मिला, विशाल जल भंडार, ग्रे कैंट वाटर रिजर्वायर, जल भंडार जो है वो मिला है, रिजर्वायर मिला है, जिसमें यहाँ पर जल का भंडार किया जाता था। और ये इस तरह से देखो, ये चीज है, ये मिला था, है ना, धौलावीरा में। तो इंपॉर्टेंट है भाई धौलावीरा में। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी मिला है, तो क्योंकि जहां पर पानी था, जल भंडार था, तो वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि जल भंडार इसलिए था, तो यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी था यहाँ पर, बहुत अच्छा, है ना। अब उसके बाद है इंस्क्रिप्शन भी मिला है, एक इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मिला है 10 लार्ज साइज साइन। तो 10 साइन थे इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कोई साइन है, ठीक है। वो 10 तरह के सिमिलर स्क्रिप्ट हड़प्पन जो कि पढ़ी नहीं गई है, वो साइन मिले थे यहाँ पर। ये 10 बड़े अक्षरों वाला साइन बोर्ड मिला, ये साइन बोर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर मैं कहूं सबसे बड़ी, सबसे अब दूसरी बात है हरियाणा। ये देखो, ये राखी गढ़ी,
राखी गढ़ी हरियाणा में है। यह दुनिया और भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, याद रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अगर बड़ी साइट जो मैं मानता हूं तो वो है क्या है, राखी गढ़ी, गुजरात में 350 हेक्टेयर में ये फैली हुई है। यह सभ्यता के तीनों चरणों में मिलते हैं, मतलब तीनों चरणों में, यानी कि लोअर, फिर मतलब हड़प्पा की जो प्रारंभिक, और फिर मैच्योर, और फिर लेटर, तीनों में मिलती है। तीसरी बात करूं तो पहली जो फर्स्ट ये कर मतलब फर्स्ट ये है सबसे बड़ी, उसके बाद सेकंड ये है, सेकंड भाई ये है धौलावीरा, सेकंड लार्जेस्ट साइट है राखी गढ़ी के बाद। फिर बनावली, तो बनावली भाई ये देख लो, बनावली दोस्तों ये है हरियाणा में रगोई नदी के किनारे, रगोई नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है रगोई नदी के। इसमें क्या है, मिट्टी का हल, क्ले मॉडल ऑफ प्लग है ना, मिट्टी का हल भी मिला है यहाँ पर, और बढ़िया किस्म का जौ जो हाई क्वालिटी वॉरले भी इसमें मिले हैं। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी, आर.एस. बिस्ट ने। किसने की थी, आर.एस. बिस्ट ने, आर.एस. बिस्ट, ठीक है, आर.एस. बिस्ट ने, ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और क्या चीज है इसमें, क्ले मॉडल मैंने आपको बता दिया, फायर अल्टर्ड इसमें भी मिले हैं, तो ये चीज हो गई। अब मैं बात करता हूं तुलना हड़प्पा और मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के आपस में, क्योंकि कंटेम्परेरी थी तो इनमें क्या अंतर था, तुलना कर लेते हैं। तो टाउन प्लानिंग की बात करूं, यहाँ पर टाउन नगर नियोजन कैसा था हड़प्पा में, भाई ग्रिड सिस्टम था, पक्की ईंटों से बना हुआ था, बेहतरीन डिजाइन, बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था, डिजाइन बढ़िया, खूबसूरत लगता था, बढ़िया चमक दमक। इजिप्ट और मेसोपोटामिया भाई बेहतरीन विकास, हैप्पजार्ड ग्रोथ, मतलब बेतरतीब यानी कि हैप्पजार्ड ग्रोथ, मतलब कि कहीं से भी कुछ भी आगे बढ़ जा रहा है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन कहीं से भी, मतलब कोई प्लान्ड नहीं था कुछ भी चीज, है ना, ग्रिड सिस्टम का अभाव था यहाँ पर। फिर स्क्रिप्ट की बात करूं मैं, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, मैंने बताया पिक्टोग्राफिक, अभी मैंने बताया था पिक्चर्स वगैरह होती थी, मोहरों पर लिखी होती थी, अब तक पढ़ी नहीं गई है। मेसोपोटामिया की क्यूनीफॉर्म और मिस्र की हेरोग्लाफिक्स लिपि पढ़ी जा चुकी है, ये कागज मिट्टी पर लिखी हुई थी, तो इसको पढ़ लिया है भाई, है ना। भौगोलिक विस्तार, तो विस्तार एरिया कहां तक था, मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की संयुक्त क्षेत्र से भी बहुत बड़ा था। इन दोनों को अगर जोड़ भी दूं ना मैं, इजिप्ट और मेसोपोटामिया को जोड़ भी दूं ना, उससे भी बड़ी थी हड़प्पा की सिविलाइजेशन भाई, ठीक है, ये स्मॉलर थी रिलेटिवली। कंटिन्यूटी, निरंतरता क्या थी, 1900 बीसीई के बाद शहरी रूप समाप्त हो रहा था और लंबे समय तक अस्तित्व में रहे, ये थोड़े लंबे समय तक अस्तित्व में रहे भाई, ठीक है जी। और बताओ कोई दिक्कत आ रही है, यहां तक तो समझ में आ रही होगी भाई, देखो नहीं आ रही होगी तो बता देना भाई, ठीक है। चलो, उसके बाद सभ्यता का पतन कैसे हुआ भाई, सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये भी पता होना चाहिए, डिक्लाइन कैसे हुआ। तो कई सारी चीजें भाई मानते हैं, डिक्लाइन ऑफ अर्बन लाइफ, है ना, डाइवर्सिफाई, मतलब अब क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन कम होने लगी, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने लगे, एग्रीकल्चर हर जगह पे चीजें इधर उधर फैलने लगी अलग अलग सिस्टम में, तो धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। कई सारे कारण हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो यहां पर मैं बताता हूं, विभिन्न कारण। ओल्ड थ्योरी क्या कहती है भाई, आर्यन का आक्रमण, ये कह रहा है कि आर्य जो है, आर्य आए थे, व्हीलर वगैरह ने कहा कि आर्य आए थे इसलिए इसका पतन हो गया, आर्यों का आगमन हुआ इसलिए इसका पतन हो गया, चीजें एक चीज बात कही इन्होंने। देन उसके बाद कहा कि ओल्ड थ्योरी में क्या, बाढ़ वगैरह, मैके एसन रॉय ने क्या कहा, बाढ़ आई, इस वजह से भी कहीं ना कहीं चीजें खत्म होने लगी, याद रखना भाई, ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। देन भूकंप आया, प्राकृतिक आपदा आई, भूकंप वगैरह, है ना, तो वो भी चीजें बताई गई हैं, भूकंप और प्राकृतिक आपदा आई ये चीजें भूकंप और प्राकृतिक आपदा आई। फिर आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी, उसने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ, मानसून में कमी होने लगी, रिवर्स जो है वो सूखने लगी, कृषि की उपज में गिरावट होने लगी, गेहूं जौ बाजरा चावल ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप की ओर शिफ्ट होने लगे, ड्रॉट रेजिस्टेंट, समझ रहे हो, तो शिफ्ट में बड़े शहर व्यवस्था का पतन होने लगा, ग्रामीण जीवन में वापसी, डी अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है, ये इन्होंने कहा। तो लेट हड़प्पन फेज यानी कि सब इंडस कल्चर, शहरीकरण समाप्त और लोग वापस गांवों में बसना, यानी कि चारकुलिक नेचर का दोबारा आ गया।
फिर पेंट, ग्रे वेयर बर्तनों का उपयोग शुरू हो गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, क्विक रिवीजन कर लेते हैं भाई। देखो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, खत्म है, फिर उसके बाद कोई ज्यादा सोचना नहीं है। देखो लिपि क्या थी? पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक, वोस्ट्रोफेडन, दाएं से बाएं, धातु, कांसा, तांबा, सोना, चांदी, लोहे का ज्ञान नहीं था। पशु क्या था? सांड, हाथी, गेंडा, घोड़े का नियमित उपयोग नहीं। समाज क्या था? समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक, मात्र माता की ज्यादा चीज है, क्योंकि हमने फीमेल गॉडेस के बारे में पढ़ा था अभी पीछे। शांति प्रिय, हथियारों की कमी थी क्योंकि लोहा वगैरह नहीं था तो हथियार वगैरह नहीं चल रहे थे। धर्मनिरपेक्ष था, सेकुलर था, मंदिर नहीं थे। व्यापार, वस्तु विनिमय, वाटर सिस्टम था। लेन देन, बाढ़ 16 प्रकार के गुणक में थे, 16 के गुणन में। और क्या था? अच्छा, फिर अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये देखिए, अब पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी के शहर के पतन के बाद भारत में नई ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ है, होगा। अगला अध्याय में हम यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अध्याय चैप्टर में वैदिक काल, आर्यों का आगमन और वेदों की रचना, ये चीज हमने पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया से कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, क्या होती है, कैसे आई। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्या करना? लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन दबा देना, जिससे कि अगली वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो ये कंटिन्यू चलेगी। और भी कोई किसी पे वीडियो अलग से चाहिए किसी टॉपिक पे तो मुझसे पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।